Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी एंड बीपीएससी। हम लोग तेलांग खड़िया के रिवोल्ट को पढ़ने वाले थे, लेकिन कल जो वीडियो अपलोड हुआ है 1857 का रिवोल्ट का, वो एक बार अपलोड हुआ, उसके बाद पता चला कि उसमें साउंड नहीं है, तो दोबारा मुझे उस वीडियो को शूट करना पड़ा, जिसकी वजह से आज का सेशन डिले हो गया। खैर, आज के सेशन में हम तेलांग खड़िया के रिवोल्ट को, आज के इस सेशन में हम तेलांग खड़िया के रिवोल्ट को, सरदारी मूवमेंट को और साथ में बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को, जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, उसको आज हम वाइंड अप कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? आपको तो ऑलरेडी न्यूज़ मिल ही गया होगा कि अब जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च की जगह 12 अप्रैल को होने वाला है टेंटेटिवली। क्लियर है? हो सकता है एग्ज़ाम का डेट बढ़ भी जाए और हो सकता है कि 12 अप्रैल को ही एग्ज़ाम लिया जाए। एज ऑफ नाउ आप 12 अप्रैल तक फिक्स्ड रहिए कि एग्ज़ाम उसी दिन होने वाला है। ठीक है, हमें अच्छा टाइम मिल गया है अपने इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि जो फ्री जेपीएससी की क्लासेस चल रही है और जो भी हमारी कमिटमेंट्स है वो एज इट इज़ फ्री में यूट्यूब पे लाइव चलती रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्री क्रैश कोर्स अप्रैल 12 तक कंटिन्यूसली एज इट इज़ चलती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आज एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं मैं। अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो जेपीएससी का बैच आपने स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे लॉन्च किया है, उसमें अगर मुझे सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक को पढ़ना है पीटी और मेंस के लिए, तो उसके लिए सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक की कोर्स को आप रिलीज कीजिए। और जो भी डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट, उनके लिए हमने उसी बैच से झारखंड स्पेसिफिक के सेगमेंट को सेपरेटली अलग कर दिया और एक सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दिया स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे। जो लोग स्टडीप्लेक्सिटी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं और इस कोर्स को चेक करना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी, यूपीएससी और झारखंड यानी जेपीएससी बीपीएससी के इंटीग्रेटेड कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं, तो वो स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे जा करके एक बार देख सकते हैं कि जो भी कोर्सेज है वहाँ पे डेमो वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देखिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, साथ में कूपन डिस्काउंट भी है 1000 रुपीज़ का। फर्स्ट 50 जितने भी स्टूडेंट होंगे जो कोर्स को इनरोल करेंगे, अलग अलग सेपरेट कोर्स को इनरोल करेंगे, उनको 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। क्लियर है? सो झारखंड स्पेसिफिक के कोर्स को अलग करने ही वाला था मैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड करने लग गए, और ऑब्वियस ही है ये डिमांड करना भी जायज़ है, क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक सिर्फ जेपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है। झारखंड का उत्पाद सिपाही हो, या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, झारखंड जुडिशियरी का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जो भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं उसमें झारखंड स्पेसिफिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो वेरियस झारखंड के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनका एक डिमांड था कि आप सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक की जो बैच आप ले रहे हैं पीटी और मेंस, यानी इन एंड आउट ऑफ झारखंड, उसके लिए एक अलग कोर्स रिलीज कर दीजिए। आपको स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप पे ये कोर्स आपको लाइव दिख रहा होगा। पूरा झारखंड का जो सेगमेंट है वो मैं कवर करूंगा। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 220 225 टू 250 आवर्स ऑफ 225 से लेकर के 250 घंटे तक की झारखंड स्पेसिफिक की क्लास कवर करी जाएगी। इसमें झारखंड की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, यानी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे झारखंड मूवमेंट को, वो कवर करा जाएगा। झारखंड पॉलिटी में सीएनटी से लेकर के एसपीटी और जितने भी लॉज है, झारखंड की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डायमेंशंस, सब कुछ कवर किया जाएगा। झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की इकोनॉमिक्स, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड की बजट से लेकर के जितने भी पॉलिसीज है, ठीक है, टेक्सटाइल पॉलिसी हो या एनीथिंग, जो भी चीजें हैं झारखंड से रिलेटेड, वो पूरी डिटेल्ड में आपको समझा करके कवर करी जाएगी। एक एक चीजें ऐसी होगी जिसके लिए आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पूरी तरह से उसको समझ करके पढ़ सकते हैं। सो 225 से लेकर के 250 घंटे तक की क्लास कवर की जाएगी। वैलिडिटी 1 साल की है इस कोर्स की। अगर जो भी स्टूडेंट झारखंड में एग्जाम देना चाहते हैं, वेरियस एग्जाम्स है जिसमें झारखंड स्पेसिफिक के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं झारखंड स्टडीप्लेक्सिटी के साथ या मेरे साथ,
आप इस कोर्स को स्टडीप्लेक्सिटी ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। जो प्राइस है अभी इनॉग्रल प्राइस है 2999 का है और इसमें कूपन अप्लाई होते हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। जो 1000 रुपीज़ का कूपन कोड है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर आप चाहते हैं कोर्स को परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लास इस पे कवर करी जाएगी और ये क्लास जो है इस पे आप जब जैसे इनरोल्ड होंगे वहाँ पे आपको डेमो वीडियोस भी दिख रहा होगा और क्लासेस रेगुलरली चल रही है। कुल मिलाकर के मैं रफली बात करूँ इसकी वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अभी से आप 6 मंथ के अंदर पूरा झारखंड पीटी एंड मेंस डिटेल्ड में सब कुछ कवर कराया जाएगा, ना कि सिर्फ पॉइंटर्स, हर एक चीज कवर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी झारखंड में एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, चाहे वो झारखंड जुडिशियरी का एग्जाम हो, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, सीडीपीओ का हो या कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी का हो, हर एक के क्वेश्चन पेपर यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? ये सब कुछ कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर 250 घंटे की क्लास में और ये 6 महीने में आपका कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप जिस दिन से ये कोर्स परचेस करेंगे उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्टडीप्लेक्सिटी के ऐप के चैट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स है क्लियर है, पूरा प्रोग्राम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है वो डिटेल आपको ऐप पे ही उसके डिस्क्रिप्शन में, इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो क्लास हम कवर कर रहे थे जेपीएससी 14 जेपीएससी के फ्री पीटी क्रैश कोर्स की, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तेलांग खड़िया को। ओके, ठीक है। तेलांग खड़िया, पैरेलल सेल्फ रूल क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो बेसिकली इसका टाइमलाइन है, आपको टाइमलाइन दिख रहा है 1850। अगर एग्जैक्ट टाइमलाइन की बात कीजिएगा तो 1849 से लेकर के 1880 तक तेलांग खड़िया का रिवोल्ट चलता है। यानी 1857 के विद्रोह से पहले इसकी शुरुआत हो जाती है और 1857 के विद्रोह के बाद ये 1880 तक चलता रहता है। क्या था ये रिवोल्ट? ठीक है, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, तेलांग खड़िया एक व्यक्ति का नाम है और आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। खड़िया जनजाति के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है ट्राइब के सेक्शन में। तेलांग खड़िया जो है वो गुमला के रहने वाले थे। किस जिले के रहने वाले थे? क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो गुमला जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है फरवरी 9, 1806 को हुआ था। कभी डेट भी पूछा जा सकता है और इसी दिन इनके जन्म दिवस के दिन, जो जन्म दिवस है इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है झारखंड में, इसलिए आप ये डेट याद रख सकते हैं। झारखंड के गुमला में किस गांव में इनका जन्म हुआ? तो गांव का नाम भी आप लिख लीजिए, मुरगू विलेज, मुरगू गांव में, मुरगू गांव में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अब इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी नागवंश थी, उसके राजमहल के अंदर एक शॉपकीपर थे, यानी दुकानदार थे। तो तेलांग खड़िया बचपन से ही नागवंश की जो पूरी कोर्टयार्ड है वहां पे विजिट किया करते थे, जिससे जो पूरी तरह से इनका राजवंश, राजतंत्र है, इसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिवली हो गए थे और इसकी वजह से उनके अंदर प्रशासकीय शक्ति, शासकीय शक्ति, यह समझ काफी ज्यादा विकसित हो गई थी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इनका नाम जो है तेलांग, ये खड़िया में एक शब्द है तेब एलिजी। ठीक है, क्या? तेब लेग। बहुत जगहों पे आप तेबलेगा भी देखेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पर तेमालिया भी कहा जाता है, बट आप बस इसको याद रखिएगा, खड़िया भाषा में। ठीक है, और खड़िया भाषा आपको पता है कि कौन सी भाषा, खड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। सो उसमें तेबलेगा, ठीक है, या तेबलेग, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी कुशल लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, उसे तेबलेगा कहा जाता है। सो तेलांग जो नाम है वो इसी वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन,
जब ये बड़ा होते हैं 1857 का विद्रोह बाद में चलता है, लेकिन उससे पहले जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उससे काफी ज्यादा परेशान थे ये। ठीक है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है, बस आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 1882 को इंप्लीमेंट किया गया और बहुत सारे जो गांव के अंदर खुला जगह था या फिर जो बंजर भूमि थी, सबको प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर डाल दिया गया। और इसकी वजह से जो उनका अधिकार था जंगलों पे, वो उनसे छिनसा गया। इसकी वजह से इसके साथ साथ इनको जो खड़िया जनजाति के लोग थे उनको बेगार कराया गया। ये सब कुछ हो रहा था पैरेलली, और इसी के खिलाफ ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना समझते हैं। मेनली अगर आप कहें तो जिस प्रकार से कांग्रेस के मॉडरेटर जो थे, यानी नरम दल के लोग थे, जिस प्रकार से वो आंदोलन किया करते थे शुरुआती दौर में, तिलांग खड़िया भी उसी प्रकार से आंदोलन किया करते थे। और वो आंदोलन क्या था? पिटीशन। ठीक है, लेकिन जब ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई और 1857 का विद्रोह जब उमड़ आया, और 1857 के विद्रोह के बाद जब ये अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनका एक आर्म्ड रिबेलियन शुरू होगा बाद में जाकर के। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें अंग्रेजों के खिलाफ, तो इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार बनाया, और इसके साथ साथ समानांतर सरकार और ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। और इसका एक नाम था जूरी पंचायत। क्या नाम था? जूरी पंचायत। ठीक है, जोड़ पंचायत, दोनों नाम आप लिख सकते हैं, जूरी पंचायत, जोड़ पंचायत। अब ये क्या है? गांव के अंदर एक पंचायत का गठन किया इन्होंने, जो अंग्रेजी सरकार के सामने समानांतर रूप से एक सरकार की तरह भी काम कर रही थी, और साथ साथ वहीं पे जो अखाड़ा हुआ करता था उनका, जहां पे ये पंचायत लगती थी, वहीं पे प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता था। और जितने भी गांव में 20 वर्ष से अधिक उम्र के नौजवान हुआ करते थे, वो यहाँ पे आर्म्ड की जो है तीर चलाना, बंदूकें चलाना, ये सारी चीजों को चलाने के लिए प्रशिक्षित होते थे, लड़ाई करने के लिए प्रशिक्षित होते थे। और तिलांग खड़िया जो है इनको प्रशिक्षित करने का काम करने लगे। इसी एक्टिविटी की वजह से इनको 1857 के जब विद्रोह हुआ, उसके बाद जब लगा कि ये बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे, और कितने लोगों को ट्रेंड कर चुके थे ये? 1500 लोगों को ट्रेंड कर चुके थे ये। ठीक है, और इसके बाद जब अंग्रेजों को पता चला कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे, प्रशिक्षण केंद्र चला रहे, बहुत सारे लोगों को आर्म्ड चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जूड़ी पंचायत या जोड़े पंचायत चलाने के लिए इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करके इनको सबसे पहले, मैं यहां पे लिख रहा हूं, लोहरदगा के जेल में भेजा जाता है, और उसके बाद फाइनली कोलकाता के जेल में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह बात कब की है? यह बात है 1860 की, और लगभग 18 वर्षों तक ये जेल में कैद रहते हैं। तो आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए 1878 तक ये जेल में बंद रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है? जो इनकी पूरी जोड़े पंचायत थी, ये पूरी तरह से जोड़े पंचायत जिसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके इनके एब्सेंस में वीक हो गया, और काफी बूढ़े भी हो चुके थे ये। लेकिन बूढ़े होने के बावजूद भी जो इनकी फिजिक थी, जो ये दिखने में 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में, क्योंकि जब इनका देहांत होता है तब ये 74 साल के थे, लेकिन जब ये 50 साल की उम्र में भी जब ये एक्टिवली जेल के अंदर थे, जेल से बाहर जब 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टेक्निकली उस समय
भी ये इतने फिट थे, इसलिए इनको एक नाम दिया गया और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बूढ़ा शेर। बूढ़ा शेर, क्लियर है? जब ये लौट करके आते हैं तो जोड़े पंचायत को वापस रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से खड़िया आंदोलन जो है उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिसाई गांव, गुमला में आपको पता है सिसाई गांव जहां पे नवरत्न फोर्ट का गढ़ है, नवरत्नगढ़ का जो किला है, वहीं पे जब ये अपने अखाड़ा पे प्रेयर करते हैं, उसी दौरान 23 अप्रैल 1880 के दिन, ठीक है, बोधन सिंह, ठीक है, नाम के एक अंग्रेजी स्पाई थे, अंग्रेजों ने एक गुप्तचर रख रखा था, बोधन सिंह ने इनको जान से मार दिया, दूर से ही शूट किया और उसी समय इनकी जान चली जाती है। क्लियर है जी? बोधन सिंह नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन एक मेला लगता है और वो मेला है शहीद तिलांग मेला। कहां लगता है? गुमला में। तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक है जी? कोई दिक्कत है तो बोलिए। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको दफन किया जाता है सोसो नीम, ठीक है, आप याद रखिएगा, सोसो नीम टोली नामक स्थान पर, गुमला में ही, सिसाई ब्लॉक में ही सोसो नीम टोली नामक स्थान है जहां पे इनको दफन कर दिया जाता है, इनको जंगल में ले जा करके इनको दफन कर दिया जाता है और इसी जगह को कहा जाता है तेलांग, ठीक है, टोपा, तेलांग टोपा ताड़, तेलांग टोपा ताड़, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, तेलांग टोपा ताड़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहाँ है ये? गुमला में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये किसका, तेलांग टोपा ताड़ किसकी समाधि स्थल है? तो ये तेलांग खड़िया की समाधि स्थल है। क्लियर है जी? और इसके बाद फाइनली 1880 में जो तेलांग खड़िया का रिवोल्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि पैरेलल सेल्फ रूल तेलांग खड़िया को डेडिकेट किया गया है, तो आप ये लिख लीजिएगा। और यहां पे आप देख रहे हैं जूरी पंचायत, ठीक है, गुमला और सिमडेगा में। और अगर आपको एक पॉइंट बताना है तो मैं बता देता हूं, कुल मिलाकर के इन्होंने 13 जूड़ी पंचायत यानी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था, 13, ठीक है, लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। टोटल 13, ठीक है। बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को पढ़ने से पहले अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सरदारी रिवोल्ट, सरदारी आंदोलन। ठीक है, सरदारी आंदोलन का जो टाइमलाइन है, जो आप टाइमलाइन, आप एग्जैक्टली सरदारी लड़ाई भी इसको कहा जाता है, जो इसका टाइमलाइन है वो 1858 से लेकर के 1885 तक आप एक मोटा मोटी मान सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 85, 1895 तक। ठीक है, उसके बाद बिरसा मुंडा आगे कंटिन्यू करेंगे। सरदारी आंदोलन 1858, यानी जब 1857 का विद्रोह हो खत्म हो जाता है, उसके बाद सरदारी आंदोलन शुरू होता है। क्लियर है? कौन कौन से एरिया में एक्टिवली होता है ये? रांची में, सिंहभूम में, ठीक है, खूंटी, लोहरदगा, यहां पे एक्टिवली सरदारी रिवोल्ट होता है। सरदारी लड़ाई, इसको सरदारी लड़ाई भी कहा जाता है, सरदारी लड़ाई। अब सरदारी लड़ाई क्यों कहा जाता है, सरदारी आंदोलन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे यह है कि मुंडा जनजाति में जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको सरदार कहा जाता है। और जितने भी लीडर्स थे सब एकजुट होकर के जो लड़ाई लड़ी इन्होंने, इसी को सरदारी आंदोलन कहा जाता है। सरदारी आंदोलन जो है मेनली फुल फ्लेजेडली अगर आप कहिएगा तो नॉन वायलेंट था, अहिंसक रहा ये शुरुआत से लेकर के अंत तक। क्लियर है जी? ठीक है,
शुरुआत से लेकर के अंत तक ये नॉन वायलेंट रहता है। क्यों नॉन वायलेंट रहता है? क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं पिटीशन पे, प्रेयर पे। पिटीशन का मतलब है कि गुहार लगाना, प्रेयर का मतलब है प्रार्थना करना, ठीक है, गुहार लगाना, आवेदन करना, लेटर्स लिखना। यह था जिस प्रकार से कांग्रेस के मॉडरेटर्स करते थे, सेम लाइक दैट। तो तेलांग खड़िया का भी शुरुआती दौर ऐसा ही था, लेकिन सरदारी मूवमेंट का पूरा दौर, पूरा फेज ऐसा ही रहता है। क्लियर है? गुहार लगाना। और ये गुहार किनको लगाते थे? ये गुहार लगाते थे आयुक्त को, ठीक है, छोटा नागपुर के आयुक्त को गुहार लगाते थे। इसके साथ साथ बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को गुहार लगाते थे। यहां तक कि भारत के सचिव जो लंदन में बैठे रहते थे, उनको भी लेटर्स लिखा करते थे। ये क्यों लिखते थे? अगेन 1882 में फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से बाद में जाकर के ये बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाता है। इसके पहले जमींदारी 1793 में जमींदारी आंदोलन आ जाता है। और सबसे मेन जो कंसर्न था इसको सरदारी आंदोलन को समझने के लिए, क्योंकि जो मेन डिमांड थी उनकी वो ये थी, खूंट कटी जो खूंट कटी अधिकार है उसको वापस रिस्टोर करने का। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, खूंट कटी सिस्टम बहुत जरूरी है ये समझना। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जब मैं सीएनटी आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए सरदारी आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था किसका? सरदारों का, वो ये था कि जो खूंट कटी सिस्टम है जिसको पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, नलीफाई कर दिया गया है, उसको वापस रिस्टोर किया जाए। ये इनका एक पहला डिमांड था। और दूसरा डिमांड जो था वो था जो बेगार सिस्टम है उस पे खत्म किया जाए। क्यों हुआ ये बताता हूं आपको। देखिए, मुंडा जनजाति में और ओरांव जनजाति में, इन दोनों में ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मुंडा जनजाति में खूंट कटी का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से ओरांव जनजाति में भुइयार का कॉन्सेप्ट है। एक प्रकार से ये जमीन का कॉन्सेप्ट है। माना जाता है, ठीक है, जो फैमिली जो परिवार किसकी, मुंडा जनजाति हो, ओरांव जनजाति हो, मेनली जो भी मुंडा परिवार के लोग सबसे पहले जंगल को साफ करते हैं। और देखिएगा, आपको समझना है, अदरवाइज आप टेनेंसी एक्ट, चाहे वो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट हो या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो, यानी काश्तकारी अधिनियम, इसका आप बेसिक नहीं समझेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बस रट्टा मारिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए समझिएगा। और ये सब चीजों पे लागू होता है, ठीक है। आप देखिएगा, और ये सिस्टम क्यों आपको ज्यादा बहुत अच्छे से समझना जरूरी है वो आपको 2 मिनट में समझ में आएगा, बता रहा हूं मैं। माना जाता है कि मुंडा जनजाति के लोग, जो सबसे पहले मुंडा जनजाति के परिवार जो थे, वो आए, जंगलों को, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में जंगलों को साफ किया और उसके बाद वहां पे स्थायी रूप से रहने लग गए, खेती करने लग गए और जंगलों में जो भी उनके जंगल के उत्पाद होते थे उन पे वो निर्भर करने लग गए। क्लियर है? जो परिवार और उनके वंशज यानी लीनिएज, उनके वंशज जो परिवार थी, परिवार बहुत लोगों का साथ इकट्ठा परिवार था, और उनके वंशज है, ये सभी मिल करके क्या बनाते थे? एक समुदाय, कम्युनिटी। और जितना भी जमीन जंगल इन्होंने साफ किया था और जितना भी जमीन पे ये अपना गुजर बसर करते थे या रहते थे, उसको कहा जाने लगा, इस पूरी कम्युनिटी को कहा जाने लगा खूंट। इस पूरी कम्युनिटी को क्या कहा जाने लगा? खूंट। सिमिलरली ओरांव जनजाति में सेम चीज को क्या कहा जाने लगा? भुइंयर, ठीक है। और जो जमीन है, जो कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी को खूंट कहा जाने लगा और कम्युनिटी लैंड को क्या कहा जाने लगा? खूंट कट्टी।
और जो इन कम्युनिटी लैंड के ओनर होते थे, कौन होते थे ओनर? फैमिली। इनको क्या कहा जाने लगा? खूंट कटीदार। यानी खूंट कटीदार वो परिवार या उस परिवार के वंशज हैं जिन्होंने सबसे पहले जंगल को साफ किया, भूमि पे अपना स्वामित्व स्टैब्लिश किया और वहां पे रहने लग गए। ऐसे परिवार को खूंट कहा जाता है। ऐसे सामुदायिक जो जमीन है उनको खूंटकटी कहा जाता है। और जो उसके ओनर है उसको क्या कहा जाने लगा? खूंट कटीदार, मुंडा जनजाति में। और ओराव जनजाति में क्या कहा जाने लगा? भुइंयर। ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को भुइंयर और भुइंयारी, और इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाने लगा? भुइंयारी सिस्टम, आर्य यानी व्यवस्था। इसमें क्या कहा जाने लगा? खूंटकटी व्यवस्था। यहां तक कोई डाउट है? समझ रहे? नाउ फॉर एग्जांपल, मैं एक मुंडा जनजाति से बिलोंग करने वाला एक अपने पूरे समुदाय का एक व्यक्ति हूं। ठीक है। मैंने जंगल साफ किया, वो जमीन मेरी हो गई और मैं इस पे हजारों सालों से यहां पे निवास कर रहा हूं। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये जमीन मेरी है, यानी आई एम द ओनर, या फिर मेरे जो वंशज होंगे वो ओनर होंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के मैं क्या हो गया? खूंट कटीदार। ठीक है। या फिर मेरे बच्चे भी जो होंगे वो क्या होंगे? खूंट कटीदार। क्लियर है? और जिस पूरे समुदाय की बात हो रही है, वो लोग जिन्होंने भी लैंड, क्योंकि एक अकेला आदमी तो मैं आया नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे, तो जितने भी लोग थे वो सब कौन लोग हैं? खूंट है, यानी एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। क्लियर है? ठीक है। अब 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त सिस्टम लागू किया गया, ठीक है, अंग्रेज क्या बन गए? शासक। अंग्रेज क्या बन गए? शासक। किसके शासक? उन सभी एरियाज के शासक बन गए जिस एरिया में ये जमीनें हुआ करती थी। हाँ या ना? ठीक है। आ रही है बात समझ? ठीक है। जब हुआ तो इन्होंने बाहर से बहुत सारे जमींदार वर्ग को, महाजन को, ठेकेदार को, ठीक है, जो मिडिलमैन होते थे, ठेकेदार, इन सब को यहां पे बुला करके सेट कर दिया और कानून में, रूल में एक छोटा सा चेंज कर दिया। नो, ठीक है, कि जो भी जमीन है, जो भी जमीन इस एरिया में है, वो जमीन के मालिक फलाना जमींदार है, जमींदार ए। समझ रहे हैं बात? इसको मैं दूसरे भाषा में समझाता हूं। मैं अपने लैंड पे, फार्म हाउस पे या लैंड पे घर बना करके मस्त बैठा हूं, चाय की कप की प्याली उठा करके मैं चाय पी रहा हूं। मुझे पता है कि इस भूमि का ओनर या इस घर का ओनर कौन है? मैं हूं। ठीक है। और जो सरकारें हैं पहले, वो उसको मान्यता दे करके रखे हुए, क्योंकि ये मैं, ऑब्वियसली मैं हूं, ये मेरा जमीन है, मैंने इस पे घर बनाया है, मैंने इस जमीन को एक्वायर किया है, ये जमीन मेरा है। और मैं मस्त चाय पी रहा हूं सुबह के 8 बजे। सरकार 8:30 बजे एक कानून लेकर के आती है, क्योंकि सरकार उस पूरे भूमि का क्या है भैया? सरकार है। ठीक है। और उस पूरे, और सरकार के जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर मेरा घर आता है। ठीक है। वो भूमि आती है और सरकार ने एक रूल चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि अब से यहां जो जितने भी भूमि है उसके मालिक, या मेरी ही बस जमीन की कह लीजिए कि मेरी इस पर्टिकुलर जमीन का फलाना जगह के एड्रेस ये का जो मालिक है वो अब से जमींदार ए होगा। मैं मस्त चाय पी रहा हूं, 8:30 बजता है और ये रूल चेंज होता है और 8:35 पे जमींदार ए अपने गुंडे लेकर के आ जाते हैं, पुलिस लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं ये देखो सरकार का क्या है? कानून है, एक सरकार का लॉ है, इस लॉ में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये किए गए हैं कि फलाना जो भूमि है उसके मालिक हम हैं। मैं उनको दूसरा पेपर दिखाऊंगा और बोलूंगा कि भैया ये मेरी जमीन के कागजात है और इसका मालिक मैं हूं। लेकिन वो कहेंगे ठीक बात है, लेकिन अभी रूल चेंज हो गया है, उसके अनुसार आप अभी मालिक थे लेकिन अब आप मालिक नहीं है, अब मालिक मैं हूं। और रातों रात जो मेरी भूमि है या मेरी भूमि पे जो भी चीजें बनी हुई है उसका मालिकाना हक हमसे चला गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये क्यों हुआ? सिर्फ एक रूल के बदलने से। किसके? सरकार के। सो आप जनता जब कभी भी वोट देने जाते हैं
तो वोट दे करके आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। और आपको मजाक लगता है क्योंकि आपको लगता है सरकार तो बस यूं ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सरकार के पास कितनी पावर है। उदाहरण से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं कि किसी समय किसी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार लागू किया, ठीक है। उस सूचना के अधिकार के तहत एक जनता को यह अधिकार होता था कि वो सरकार से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ आरटीआई एक्ट में सूचना के अधिकार में संशोधन किया गया और कुछ रूल्स बदल दिया गया कि सरकार अब जो है, आप अगर इंफॉर्मेशन मांगोगे जो आपका अधिकार है, अब वो अधिकार से आपको वंचित हो गए हैं क्योंकि सरकार ने बोला कि अब वो हम जो अधिकार है वो आपको नहीं देंगे। आज आपकी अभिव्यक्ति की अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार आकर के रूल बना देती है कि आप बस इतना ही बोल सकते हो, और इससे ज्यादा बोलोगे तो यूएपीए लगा दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सिर्फ क्या हुआ था, आप मस्त पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हो, और आपको पता है कि ये अधिकार है आपका, लेकिन सरकार ने एक छोटा सा चेंज कर दिया अपने रूल्स में, और उसके तहत आप अगले दिन जो घर पे बैठ करके बोल रहे थे, अब आप जेल में बैठ करके चुप हो गए हो। जो सूचना का अधिकार आप सरकार से चाहते थे, वो सूचना का अधिकार अब सरकार आपको देने से मना कर दे रही है। यह है लोकतंत्र। और सरकार आपसे बोल रही है कि आपका जो प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार, वो आपका अधिकार है कि आप अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता को सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपके जीवन के अधिकार से अटैच्ड अधिकार है। सरकार ने रूल चेंज कर दिया, एक लाया, कलम लगाई, चलाई और रूल बदल दिया, और कहा कि भैया हम संचार साथी ऐप लॉन्च करना चाहते हैं और उसमें हम आपको ट्रैक करेंगे। तो क्या हो रहा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में हो रहा है क्या कि जो अधिकार आपके पास था कि सरकार से आप सूचना हासिल कर लो, वो बंद कर दी है देना, और जो सूचना आपको साझा नहीं करना है अपने निजता के तहत, वो आपसे सरकार अब मांग रही है कि भैया आपको देना पड़ेगा कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां जाते हो, रहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हैं? और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? सिर्फ एक कलम की वजह से। और ये करता कौन है? ये करती है सरकार। किसी समय में अंग्रेजी सरकार थी, जिन्होंने जो आए उन्होंने रूल्स बनाए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और उस रूल के तहत जो खूट कटीदार थे, जिनका अधिकार था, वो अपने भूमि के एक्चुअल ओनर हुआ करते थे, रातों रात वो एक्चुअल ओनरशिप खत्म हो गई। मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी आप अपने ही घर में बेघर हो गए। आ रही है बात समझ? आप अपने ही घर में आज बैठे हुए हो और अपने ही घर में एक कागज की एक स्याही से आपका घर अब आपका नहीं रहा। सो जब कभी आप सरकारें चुनते हैं, जब कभी भी आप वोट डालते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आप अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण चीजों को, अधिकारों को किसी के हाथों में सौंप रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यह होती है सरकार की ताकत। ठीक है, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लड़ाइयां लड़ने पड़ेगी, लड़ रहे हैं लोग। किसके लिए? उन अधिकारों के लिए जो उनका खुद का था, जो सरकार ने टाइम के साथ छीन लिया, और इसमें एक पूरी जनरेशन खप जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसलिए पहले नागरिक बनिए, जनता से थोड़ा सा उठिए और नागरिक बनिए। अब मान लेते हैं, सो अब क्या हो गया? तो जो नए जमींदार ओनर बन गए हैं, वो बोल रहे हैं मैं ओनर हूं। अच्छा ठीक है, तुम इधर रहना चाहते हो क्योंकि तुम बहुत समय से इधर रह रहे हो, तो रहो। उन्होंने मुंडा जनजाति के उन व्यक्तियों को जो खूट कटीदार थे, उनको क्या कहा कि आप लोग इधर रहते थे तो आप रहो, लेकिन अब आपको यहां पे रहने के लिए रेंट देना पड़ेगा, लगान, किराया देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अब आप क्या हो गए हो? टीनेंट। अब आप क्या हो गए हो?
टीनेंट, रैयत, भूधारक हो गए हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और बाद में बिरसा आंदोलन होगा और उसका आउटकम निकलेगा जिसको आप किताबों में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कि भैया बिरसा आंदोलन का आउटकम बहुत बड़ी उपलब्धता मिली। और क्या उपलब्धता थी? छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। मतलब कि ओनर आज भी कोई और ही होगा, उस जमीन के ओनर कोई और होगा। कौन है? सरकारें होंगी। और आप उस जमीन के ओनर नहीं होगे, आप उसके कौन होगे? टीनेंट। और इस जो रिश्ता है लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक कानून बनाते हैं जिसको कहते हैं इन दोनों के बीच में बंदोबस्ती करना। ठीक है? सेटलमेंट करना। आई बात समझ? सेटलमेंट। तो ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो पहले अधिकार थे वो अधिकार टेक्निकली नहीं मिले हैं ओरिजिनली। बस क्या मिला है? एक लिमिटेड कंपनसेशन, जिसे क्या कहा जाता है? सेटलमेंट, काश्तकारी अधिनियम। आ रही है बात समझ? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1793 के बाद ये चीजें डेवलप हो गई। इसके साथ साथ जो इनकी पंचायतें थी उसको डिसबैंड कर दिया गया कि आपके कोई फैसले लागू नहीं होंगे, अब अंग्रेजी सरकारों के फैसले लागू होंगे। इन सभी चीजों से परेशान होकर के ये लोग लगातार अंग्रेजी सरकार के समक्ष पिटीशन करते थे, प्रेयर करते थे और लेटर्स लिखा करते थे। समझ में आ रही बात? फिर धीरे धीरे जब ये पिटीशन, प्रेयर जब नहीं सुना जाने लगा तो एक नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ा, पैसिव रेजिस्टेंस। कि अब हम अपने अधिकार नहीं, अब अपने रूल तो हमें चाहिए लेकिन अब आपके रूल हम लागू नहीं होने देंगे। तो अब एक विरोध, प्रतिरोध शुरू हुआ, पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है? और सिर्फ तलाश थी एक लीडर की कि कब वो लीडर आएंगे जब ये पैसिव रेजिस्टेंस से, ये क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस। अभी तक आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अभी तक आपने अटैक नहीं किया। तो जब इस पूरे सरदारी रिवोल्ट में एक नए लीडर की जगह बनती है और बिरसा मुंडा एक लीडर के रूप में उभरते हैं, तो ये पैसिव रेजिस्टेंस जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव अटैक में बदल जाता है। ठीक है? मगर उस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये सब कारण थे और इन कारणों की वजह से ये सरदारी लड़ाई जो है लगभग कुल मिलाकर के बात करें तो 40 सालों तक ये एक पैसिव रेजिस्टेंस का जो माहौल था, प्रेयर से लेकर पैसिव रेजिस्टेंस तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो सरदारों के अधिकार थे, उनकी जमीनें थी, सब कुछ छीन लिया गया था। ठीक है? इसमें जो लीडर उभर करके आते हैं, जो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, और इस वजह से आपको लीडर्स के नाम याद रखने हैं। तो लीडर का नाम है बुद्धू बिरसा। बुद्धू बिरसा, बिरसा मुंडा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, इनका नाम है बुद्धू बिरसा। इंग्लिश में भी लिख देता हूं। जो बहुत नॉन वायलेंट तरीके से पिटीशंस, प्रेयर्स, पैसिव रेजिस्टेंस किया करते थे। और इसके अलावा जो आप देखे होंगे, अगर पीवाईक्यू आपने देखा है तो उसमें एक नाम देखा होगा आपने, भोलानाथ सहाय। ये मेनली पेशे से वकील थे, बैरिस्टर। और जितने भी मुंडा सरदार के लोग थे, जो भी लेटर्स लिखे जाते थे, पिटीशंस लगाए जाते थे, आवेदन लगाए जाते थे, वो ये वकील उनकी मदद किया करते थे सब कुछ करने में। तो ये दो लीडर आप कंसीडर कर सकते हैं एक्टिवली कि ये सरदारी आंदोलन के दो लीडर होते हैं जिन्होंने सरदारी आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है। क्लियर है जी? लिख लीजिए। ठीक है? अगर यहां तक सब कुछ चंगा है, सही है, तो आगे पढ़ते हैं हम बिरसा मुंडा के रिवोल्ट की। ठीक है? बिरसा आंदोलन, कोई दिक्कत है? कब से कब तक? 1899 से लेकर के 19 तक। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। ये सबको पता है, बहुत 1875। ठीक है? बिरसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है, थर्सडे को।
इसलिए इनका नाम बिरसा पड़ा। ठीक है, मुंडा क्यों पड़ा? क्योंकि मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था। और इनका जन्म कहां होता है? खूंटी के उलीहातू, खूंटी के उलीहातू। गांव में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे चल करके इनके पिताजी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं तो उनका नाम क्या रखा जाता है? मसीह दास। और इस वजह से पूरा परिवार जो है वो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, पढ़ने में कुल मिलाकर के बिरसा मुंडा 5 भाई थे, 5 भाई बहन थे, और पढ़ने में काफी ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा रुचि थी इनके अंदर। एक अलग सा प्रकाश देखने को मिलता था। तो लगा कि इन्हें पढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और ये सजेशन कौन दिया था? इनके पहले गुरु ने, जिसका नाम है जयपाल सिंह नाग। जयपाल नाग भी बोलते हैं, जयपाल नाग। ठीक है, आप सिंह लिखना चाहें तो लिखिए जयपाल नाग। क्लियर है? सो इन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप इसको मॉडर्न शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा की तरफ, क्रिश्चियन की शिक्षा की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो ये काफी अच्छा करेंगे। क्योंकि पढ़ाई करना, पढ़ लिख लेना से ही एक जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। और इसीलिए इनको भेज दिया जाता है चाईबासा। और चाईबासा में कब तक रहते हैं? 1896 से लेकर के 90 तक, 4 सालों तक चाईबासा में रहते हैं। जहां पे जो चाईबासा लिख लिया आपने, जहां पे प्रिंसिपल का नाम क्या था? लुथेरान। ठीक है, और फिर 90 में जाकर के इनकी बकझक हो जाती है, किसी चीज को लेकर के डिबेट हो जाता है। वो सब बहुत डिटेल में, आपको उतना जानना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस मैं उतना बता रहा हूं, क्योंकि ये पीटी की क्लास है। आप पीटी तक ही जितना समझना उतनी ही चीजों पे फोकस कीजिए। और इसके बाद इनका पूरा परिवार जो है वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देता है। क्लियर है? और इसके बाद ये हिंदुइज्म की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ अग्रसर होते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है तो बोलिए। हिंदू धर्म में इनके जो टीचर बनते हैं उनका नाम था आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे। कहा जाता है कि ये इनके पहले शिक्षक हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले गुरु। ठीक है, और दूसरे गुरु माना जाता है आनंद पांडे को, जो हिंदुइज्म की शिक्षा देते, जहां से उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, बहुत सारी चीजों का ज्ञान लिया। और इसकी वजह से हुआ क्या? जब आप मल्टीपल रिलीजन के कोर को समझने लग जाते हैं तब आपके अंदर खुद एक इंटेलेक्चुअल ज्ञान आता है। इसके बाद ये काफी पॉपुलर होते हैं, ज्ञान से भरे होते हैं ये सारी चीजें। और इसके बाद ये एक तरीके से अपनी रिफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद 1895 वो समय था, लिख लीजिएगा टाइम, जब चलक्कड़ विलेज, चलक्कल गांव में 1895 में ये घोषित करते हैं खुद को कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये खुद को घोषित करते हैं धरती आबा। ठीक है, धरती आबा यहां पे लिखा हुआ है, फादर ऑफ द अर्थ, धरती आबा। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको एक बात पता है, और सभी लोगों को पता है मार्केट में, कि अगर आपको फॉलोअर्स अटैच करने हैं तो अपने अंदर कुछ जादुई शक्ति दिखाई दे। और जब आप अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं क्या भगवान के दूत है, या फिर भगवान ने आपको भेजा है, या डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, देखे होंगे आप पॉलिटिक्स में, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको दिखता होगा ये सब चीज। ठीक है, कि भगवान ने भेजा है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, हम भगवान के दूत हैं। तो जब ये बताया जाता है तो बहुत सारे फॉलोअर आपको सीरियसली लेने लगते हैं, और आपकी बातों को भी सीरियसली लेने लगते हैं, क्योंकि हमारा देश शुरू से ऐसा ही रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? सवाल यह है कि जब भगवान के सहारे आप खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड या दूत कहने लग जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। ठीक बात है, वो इंटरेस्ट शायद जनता के हित में हो या खुद के हित में हो, दैट डिपेंड्स। इस केस में अगर बात करी जाए तो यह जनता के हित में था, जहां पे भगवान बिरसा ने जो पूरे जनजाति है, ट्राइबल्स, उनके अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने चर्च मिशनरियों से लड़ाइयां लड़ी, वो इंटरेस्ट इनका था। ठीक है, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने
काफी प्रताड़नाएं जनजातीय समूह के साथ कर चुके थे जब से उन्होंने झारखंड में या पूरे भारत देश में अपने कदम रखे थे। लेकिन मार्केट में बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भगवान से कनेक्ट है, या हम भगवान के ही इनकारनेशन हैं, या भगवान ने मुझे भेजा है, मेरे अंदर जादुई शक्तियां हैं, मैजिकल चीजें हैं। तो हो सकता है कि आप वहां पे धोखा खा जाओ और आप उन बाबाओं के चक्कर में फंस जाओ जो फेक बाबा हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, समझदार हैं आप समझ जाएंगे कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं, ठीक है, जो आपको किसी जादू की झड़ी दिखा करके ठीक करेंगे, लेकिन जब खुद बीमार पड़ेंगे तो थर्मामीटर लगा करके एम्स जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो लाइफ में कुछ नहीं, अपनी लॉजिक को तेज कीजिए, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए और समझदार होकर के जीवन में काम कीजिए, और ऐसे फेक बाबाओं से जितना हो सकता है बचिए। तो इनको पता था कि अगर मुझे कम समय में लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है और लार्जर ऑडियंस मुझे सीरियसली ले या मेरे कॉज को सीरियसली ले, तो ये जरूरी है कि खुद को भगवान डिक्लेयर करना। तो उलिहाती गांव में उन्होंने अपने आप को भगवान डिक्लेयर किया और कहा कि मेरे पास मैजिकल पावर्स है, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया भैया? धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ, यानी या फिर फादर ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर है जी? और उसके बाद जो इनके अनुयायी हुए वो इनके एक पूरी कल्ट है, उस कल्ट समुदाय का हिस्सा बने। उस कल्ट का नाम क्या है? बिरसाइत, एक न्यू फेथ। ठीक है, और क्या था? मुंडा राज स्टैब्लिश करना है, अबुआ देशम अबुआ राज, आर कंट्री आर रूल स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने स्लोगन्स भी दिए हैं, मैं स्लोगन्स यहां पे लिख देता हूं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, अबुआ राज, अबुआ राज एते, ठीक है, अबुआ राज एते जाना मतलब है कि हमारी सरकार आएगी और महारानी राज, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, महारानी राज, ठीक है, महारानी राज हेते जाना मतलब हट जाना, समझ रहे हैं आप? महारानी राज हट जाना, ठीक है, टुंडू जाना या टुंडे जाना, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं यहां से, हेटे जाना, टुंडू जाना, ये लिख लीजिए, या फिर आर रूल आर कंट्री। ये सब कुछ स्लोगन्स थे, ठीक है, अलग अलग भाषा में, तो आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडे जाना या हेटे जाना, ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलराइजेशन बढ़ती है और फाइनली अगस्त 1895 में, अगस्त 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये सब याद रखिएगा कि कब कब अरेस्ट होता है। अरेस्ट करने के बाद इनको रांची जेल ले जाया जाता है, रांची जेल में इनका केस लड़ा जाता है, और जब केस कोर्ट में इनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो रांची जेल से इनको फिर हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पहली बार वो किस जेल में गए थे, तो हजारीबाग जेल में 2 सालों की सजा, रिगरस इंप्रिजनमेंट इनको सुनाई जाती है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? और 2 साल की सजा काटने के बाद 28 जनवरी 1898 को इनको रिहा किया जाता है। 28 जनवरी 1898 को इनको रिलीज किया जाता है, और जब रिलीज होते हैं ये, तो वापस चलक्कड़ गांव में पहुंचते हैं, और वहां पे फिर से एक बार अब ये सशक्त रूप से तैयारी करके बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है इसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए जो बिरसा मुंडा का टाइमलाइन है वो 1899 से 90 तक का माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये एक स्पिरिचुअल मैसेजिंग ये सब कर रहे थे, लेकिन अब शुरू होती है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन अंग्रेजों के खिलाफ, चर्चों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, इनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी जाती है। और ये लड़ाई की शुरुआत कब होती है? 22 दिसंबर को 1899, 22 दिसंबर को 1899, ठीक है, जब ये छूट करके आते हैं तो 22 दिसंबर 1899 को ये क्रिसमस का समय रहता है, तो इस समय ये कहते हैं डू और डाई का स्लोगन देते हैं, डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन देते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, 1899, क्लियर है? और इसके बाद डोम्बारी
जो डोम्बारी हिल है, कहाँ? डोम्बारी हिल। 24 दिसंबर, एक दिन पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस पार्टी होती है और इनका प्लान होता है कि ये अटैक करेंगे। 7,000 लोगों के साथ मिल करके ये अटैक करने जाते हैं और 1899 को ये अटैक करते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? और जब ये अटैक होता है तो बहुत ब्रूटल होता है, इसमें बहुत सारे पुलिसमैन मारे जाते हैं, बहुत सारे पुलिस स्टेशन को घेरा जाता है। उसके बाद ये आर्म्ड रेबेलियन चलता रहता है और और अंग्रेज जो है फाइनली, कमिश्नर जो है ए फोर्ब्स, कमिश्नर भेजते हैं भैया। डिप्यूटी कमिश्नर कौन थे उस समय? दैट इज एच.सी. स्ट्रीटफील्ड। क्लियर है जी? एच.सी. स्ट्रीटफील्ड को भेजा जाता है इस पूरे मूवमेंट को क्रश करने के लिए। और फाइनली 3 फरवरी 1990 को चक्रधरपुर के जमकोपाई, लिख लीजिए आप क्योंकि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जमकोपाई, जमकोपाई, चक्रधरपुर, ध्यान दीजिएगा, चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद इनको रांची जेल भेज दिया जाता है, जहां 9 जून 1900 को 9 जून 1900 को कोलेरा की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा अंग्रेजी सरकार बताती है। और फाइनली बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है, जो बहुत फियर्स रिवोल्ट था, वो फाइनली एंड हो जाता है। क्लियर है जी? फाइनली एंड हो जाता है। और आउटकम आपको पता है कि 1908 में CNT एक्ट लागू किया जाता है, क्योंकि इस तरीके का विद्रोह दोबारा ना हो, और ये एकदम यंग थे उस समय, इसलिए ऐसे विद्रोह आगे चल करके ना हो, इसलिए जो भी जनजातियों की जो क्रूशल समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाता है जो आज तक झारखंड के क्षेत्र में लागू है। वो है CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। क्लियर है जी? ये इसका आउटकम है। तो एक लीडर कौन मिले? वो है बिरसा मुंडा। इनके साथ साथ इनके जो साथी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, स्लाइड नहीं मिल रहा, गया मुंडा, इनके सबसे क्लोज एसोसिएट में से एक थे गया मुंडा। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। गया मुंडा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो गया मुंडा बिरसा आंदोलन से संबंधित थे, तो इसको आप याद रखिएगा। जो वो सबसे क्लोज एसोसिएट थे इनके, दैट इज गया मुंडा। और बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है, और यहीं पे जो जनजातियों का विद्रोह था झारखंड में, वो एंड होता है। ठीक है, ये जो विद्रोह है, आर्म्ड रेबेलियन, वो यहाँ पे एंड होता है। जनजातियों का जो विद्रोह है वो एंड होता है। इसके बाद एक कल्चरल, आप कह सकते हैं वो विद्रोह नहीं था, एक तरीके से वो एक आंदोलन था, दैट इज कॉल्ड ताना भगत मूवमेंट, दैट इज ताना भगत का आंदोलन। ठीक है, ताना भगत का आंदोलन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और उस सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी यहां से 1900 के बाद से, यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है? इसके साथ साथ ताना भगत का आंदोलन आजादी तक हम कवर करेंगे इसी के नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम झारखंड मूवमेंट को 1 गो में कवर कर देंगे। यहां तक आपका सेक्शन बी फुल फ्लेजेड खत्म हो जाएगा। जस्ट अभी इसको कवर करूंगा, बट वीडियो आपका सेकंड वीडियो होगा। क्लियर है? एंड जस्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे जो पॉलिटी है, और पॉलिटी के अंदर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसकी शुरुआत हम करेंगे आफ्टर दिस 2 सेशंस। ओके, ठीक है। और अगर आपको झारखंड रिलेटेड जो कोर्स है, अगर आपको पूरा झारखंड पढ़ना है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, अगर आपको पूरा झारखंड पढ़ना है तो आप स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप पे जा करके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे जेपीएससी बीपीएससी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है कि अगर आप जेपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एक कोर्स परचेज करके दोनों की फुल फ्लेजेड पीटी और मेंस सबकी तैयारी कंप्लीटली कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है जी? और ये जो 14 जेपीएससी का प्री पीटी क्रैश कोर्स चल रहा है, ये 12 अप्रैल तक चलता रहेगा, उस समय तक चलता रहेगा
जब तक मान के चलिए 12 अप्रैल अभी डेट है, तो 12 अप्रैल तक ये चलता रहेगा। जो भी हमारी कमिटमेंट्स है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो करंट अफेयर हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वो सब इसी यूट्यूब चैनल पर कवर कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।